हम सब ने टाइम ट्रैवल की कई कहानियां और घटनाएं सुनी हैं, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने टाइम ट्रैवल तो नहीं किया लेकिन एक जगह पर कई दिन, महीने या फिर सालों तक फंसे रह गए, सारी मानव जाति और दुनिया से अलग थलग। आज हम बात करेंगे जापान के हीरो ओनाडा की, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 30 साल बाद तक लड़ता रहा। पर वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। 19 मार्च 1922 को जन्मे ओनाडा ने 18 साल की उम्र में जापानीज इंपीरियल आर्मी ज्वाइन कर लिया। ओनाडा की कई सारी पीढ़ियां जापानीज आर्मी की सेवा कर चुकी थी और युद्ध में भाग भी ले चुकी थी। ओनाडा की सुपर इंटेलिजेंस को देखते हुए उन्हें जल्द ही इंटेलिजेंस ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाने लगी। साथ ही उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर, फिलॉसफी, हिस्ट्री, मार्शल आर्ट्स, प्रोपागेंडा और सीक्रेट ऑपरेशंस की भी ट्रेनिंग दी गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 26 दिसंबर 1944 को ओनाडा और उनके ग्रुप को फिलीपींस के लुबांग आइलैंड भेजा गया। उन्हें घुसपैठ करने वाले यूएस आर्मी के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर कैंपेन करने के लिए कहा गया। उनके मेजर योशिमी तानीगुची ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा कि यू आर एब्सोल्युटली फॉरबिडन टू डाई बाय योर ओन हैंड्स। इट मे टेक 3 years, इट मे टेक 5, बट वॉट एवर हैपन्स वी विल कम बैक फॉर यू। जब 28 फरवरी 1945 को अमेरिकन आर्मी लुबांग आइलैंड बड़ी संख्या में पहुंची तो उन्होंने जापानी सेना को बिना कोई समय गंवाए परास्त कर दिया। अपने साथियों को हारते और सरेंडर करते हुए देख हीरो ओनाडा अपने 3 और साथियों के साथ जंगल की तरफ चले गए। जब जापान ने फॉर्मली सितंबर 1945 में सरेंडर कर दिया तो कई सारे पर्चे और चिट्ठियां जंगल में हर जगह एयरक्राफ्ट की मदद से फेंकी गई, जिसमें लिखा हुआ था वॉर एंडेड ऑन 15 अगस्त, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। हालांकि ओनाडा और उनके साथियों ने इसे एक सोची समझी साजिश समझकर इस पर ध्यान नहीं दिया। वे लोग लोकल नागरिकों को खाने और दूसरे संसाधनों के लिए परेशान करते रहे। 14th आर्मी के जर्नल ने इस बीच कई सारे पर्चे जंगल में गिराए जिसमें लिखा था कि हमने सरेंडर कर दिया है, पर फिर से ओनाडा और उनके साथियों ने इसे एक षड्यंत्र समझा। हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले से पूरी तरह से अनजान ओनाडा के लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि जापान सरेंडर कर सकता है। सन 1950 में उनका एक साथी ग्रुप छोड़कर भाग निकला और उसने लोकल पुलिस को सरेंडर कर दिया। सन 1952 में सर्च मिशन का और विस्तार करते हुए कई सारी चिट्ठियां और ग्रुप के फैमिली मेंबर्स की फोटोज भी जंगल में गिराई गई, पर फिर भी उन्होंने इसे एक साजिश का हिस्सा समझा। वे जितना ज़्यादा पर्चे और सबूतों को देखते, दुश्मन के प्रति उनका पागलपन और शत्रुता बढ़ जाता, वह दुश्मन जो कि अब था ही नहीं। साल 1954 में उनका एक साथी लोकल पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान मारा गया और साल 1972 में उनका दूसरा साथी भी एक किसान की खेती जलाते वक्त मारा गया। अब ओनाडा पूरी तरह से अकेले बचे। फरवरी 1974 एक यंग जापानी एक्सप्लोरर नारियो सुजुकी ने ओनाडा को ढूंढ निकाला और उन्होंने वर्तमान जापान की स्थिति बताने की कोशिश की, पर फिर भी ओनाडा ने सरेंडर करने से मना कर दिया। नारियो सुजुकी ने एक तरकीब लगाई और ओनाडा के जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानीगुची को ढूंढा, जो कि अब एक लाइब्रेरी में बुक सेलर का काम किया करते थे। मार्च 1974 में उनके फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर अपना वापस आने का वादा पूरा करने फिलीपींस गए और स्वयं उन्होंने ओनाडा को युद्ध खत्म करने का आदेश दिया। ओनाडा, जो कि अब भी अपने दशकों पुराने फटे हुए आर्मी यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने अपने जापानी फ्लैग को सैल्यूट किया। अपने समुराई तलवार, पुराने लेकिन एक्टिव राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स फिलीपींस गवर्नमेंट को सौंप दिए। ओनाडा ने अपने कैंपेन के दौरान 30 निर्दोष लोकल नागरिकों की हत्या भी की थी, फिर भी फिलीपींस राष्ट्रपति ने उन्हें क्षमा याचना दे दी। जब वे जापान वापस लौट कर आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ और लोग उन्हें एक हीरो के रूप में देखने लगे। पर ओनाडा के लिए नए जापान में घुलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यहाँ कई तरह के मॉडर्न बदलाव आ गए थे और जापान अपना पारंपरिक मूल्य खो चुका था। साल 1975 में उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी और फिर ब्राज़ील शिफ्ट हो गए। वहाँ पर वे पशुओं की देखभाल करने लगे
और कुछ समय बाद बच्चों के लिए नेचर ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू किए गए। उनका निधन साल 2014 में 91 साल की उम्र में हुआ। अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उस दिन हर जापानी सैनिक अपनी मौत के लिए तैयार था, लेकिन मेरे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होने की वजह से मुझे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाने के लिए कहा गया, ना कि मरने के लिए। एक ऑफिसर की तरह मैंने उनके हर एक आज्ञा का पालन किया, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ये मेरे लिए शर्म की बात होती। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना, एक सैनिक के अपने देश के प्रति प्रेम, जज्बे और दृढ़ निश्चय की। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।